हेलो एवरीवन। तो चलो अपनी 8 बेस्ट एनिमे सीरीज़ की लिस्ट को पूरा करते हैं। एंड अगर बिना पार्ट 1 देखे आए हो तो पहले पार्ट 1 जाकर देख लो, तब तुम इस वीडियो को ज़्यादा एंजॉय कर पाओ। तो कहाँ थे हम? नंबर 4 प्लेस पर कौन सी बेस्ट एनिमे है? गेस करो कौन सी होगी। ऑफ कोर्स तुम्हारी और मेरी फेवरेट डीमन स्लेयर। मैनी पीपल कंसिडर डीमन स्लेयर इज अ अंडररेटेड एनिमे बिकॉज ऑफ इट्स राइटिंग, बट फॉर मी राइटिंग सिंपल है बट लिटरली काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड ऑडियंस को एंगेज करने वाली है। फॉर एग्जाम्पल, जब डीमंस की डेथ के वक्त जो उनकी आंखों में उनकी पूरी लाइफ फ्लैश होती है एंड जहां हमें उनकी लाइफ स्ट्रगल ट्रेजेडीज देखने को मिलती है, एंड रियली यहाँ पर डीमन की डेथ एंड तांजीरो के कैरेक्टर की वजह से स्टोरी लाइन को एक अलग ही मीनिंग मिल जाता है, जिसकी वजह से स्टोरी सिंपल ज़रूर बट एपिक हो जाती है। डीमन स्लेयर एनिमे वन ऑफ द बेस्ट एनिमे अपने वंडरफुल कैरेक्टर्स की वजह से ही बनता है। जैसे तांजीरो का कैरेक्टर काइंड हार्टेड एंड गिविंग नेचर का है, बट स्टिल तांजीरो कभी भी डीमन पर दया नहीं करता है। मुझे तांजीरो की ये बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है कि जब भी वो डीमंस को उनकी सज़ा देने के बाद बहुत ही प्यार से डीमंस का हाथ पकड़ता है एंड उन्हें उस प्यार का एहसास दिलाता है जो डीमंस को कभी महसूस नहीं हुआ। एंड दैट मेक्स तांजीरो कैरेक्टर माई फेवरेट एंड वेरी मच मैच्योर। नाउ द एक्शन सीन्स ऑफ डीमन स्लेयर जो रियली सारे ही बहुत ब्यूटीफुली एग्जीक्यूट किए गए हैं। इस एनिमे के सारे ही फाइटिंग सीन्स काफ़ी थ्रिलिंग, मेमोरेबल और ब्यूटीफुल है, जो सभी बार बार देखने का मन करता है। अगर थोड़ी देर और मैंने डीमन स्लेयर एनिमे की बात की तो ज़रूर ये पूरा वीडियो डीमन स्लेयर का रिव्यू बनकर ही रह जाएगा। एंड हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात, डीमन स्लेयर के टोटल 3 सीज़न ही हैं एंड सीज़न 4 मई 12, 2024 में आ चुका है। नंबर 3 पर है जुजुत्सु काइसन। ये एनिमे 2020 में आया था, जिसके सीज़न 1 में 24 एपिसोड्स एंड सीज़न 2 में 23 एपिसोड्स हैं एंड इसकी रेटिंग है 8.6। इतनी अच्छी रेटिंग होने के बावजूद आई डोंट नो वाई कि जुजुत्सु काइसन को नारुतो की कॉपी क्यों बताया जाता है। मतलब आई एम ऑल्सो एनिमे फैन, बट ऐसा मुझे फील नहीं हुआ। लिटरली मैं सबको बोलना चाहती हूँ कि इस यूनिवर्स में कुछ भी कॉपी नहीं होता, बल्कि हर चीज़ किसी न किसी चीज़ से इंस्पायर होती है। नारुतो पहले आई है तो जुजुत्सु काइसन को नारुतो की कॉपी बताया जाता है। व्हाट इफ जेजेके पहले आई होती, क्या तब भी नारुतो को जुजुत्सु काइसन की कॉपी बताया जाता? एंड सच में हर एनिमे का अपना एक अलग यूनिवर्स होता है एंड वी शुड अप्रिशिएट इट। पर्सनली मुझे जुजुत्सु काइसन काफ़ी अच्छी लगी। उसकी अमेजिंग स्टोरी लाइन से लेकर साउंड डायरेक्शन तक सब कुछ मैंने बहुत एंजॉय किया है। तो चलो फिर इसकी स्टोरी लाइन की भी बात कर लेते हैं। इस एनिमे का प्लॉट कुछ ऐसा है कि ह्यूमंस के नेगेटिव इमोशंस के चलते कर्स पैदा होते हैं एंड ये कर्स इंसान को खाने लगते हैं। ऐसे में इन कर्सेस से लोगों को बचाने के लिए होते हैं जुजुत्सु शमन्स। ये अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके कर्सेस को रोकते हैं, बट सबसे ताकतवर कर्स है र्यूमेन सकुना का, जिसकी 20 उंगलियां 20 अलग अलग जगह पर होती हैं। एंड स्टोरी में आगे हमारा मेन कैरेक्टर यूजी इतादोरी, जो कि स्पोर्ट्स में काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। फॉर सम सॉर्ट ऑफ रीजंस यूजी को सकुना की एक उंगली खानी पड़ जाती है। अब तुम सब सोच रहे होंगे कि एक इतने बड़े खतरनाक कर्स की उंगली खाकर एक इंसान जिंदा तो बिल्कुल भी नहीं रह सकता, क्योंकि एक ह्यूमन कर्स की पावर को कभी सहन ही नहीं कर पाएगा। बट यहीं पर कुछ बहुत स्ट्रेंज होता है एंड यूजी मरता नहीं है, इवन उसका अपनी बॉडी पर पूरा कंट्रोल होता है। एंड यहीं से ही जुजुत्सु काइसन की पूरी स्टोरी शुरू होती है। जुजुत्सु काइसन की स्टोरी के अलावा इसके कैरेक्टर्स भी काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड कूल हैं। भले ही यूजी इतादोरी मेन लीड है, बट ऑडियंस की पूरी अटेंशन ये कैरेक्टर ले जाता है। इस कैरेक्टर को साइड कैरेक्टर कहना गलत होगा, क्योंकि ये वो है ही नहीं। बेसिकली गोजो सातोरू यूजी इतादोरी का टीचर एंड अव्वल दर्जे का वो जादूगर है जिसके पास अव्वल दर्जे के कर्सेस को मारने की काफ़ी अच्छी पावर्स है। एंड रियली गोजो सातोरू एक काफ़ी कूल एंड अमेजिंग कैरेक्टर है, जिसके डायलॉग तुम्हें काफ़ी पसंद आएंगे। एंड जो लोग हमेशा विलन्स की साइड पर रहते हैं, आई एम प्रिटी श्योर सकुना उनका फेवरेट विलन होने वाला है। फ्रॉम कैरेक्टर्स ऑफ जेजेके, एनिमे का एक्शन, एनिमेशन सब कुछ वैसा है जैसा एक ट्रू एनिमे फैन को पसंद होता है। सेकेंड सीजन का इंट्रो एंड ये म्यूजिक मेरा फेवरेट बन गया है तब से ही। एंड ये वाला पार्ट बहुत ही कूल लगता है, जहाँ सारे ही कैरेक्टर्स के डोमेन एक्सपेंशन को बारी बारी से दिखाया जाता है। आगे फर्दर एपिसोड्स में हमें काफ़ी और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं, जो जेजेके की स्टोरी लाइन को और भी एंगेजिंग बना देते हैं। नंबर 2 पर है डेथ नोट विद अ रेटिंग ऑफ 8.9। रियली अगर तुमने अब तक डेथ नोट जैसी मास्टरपीस एनिमे को नहीं देखा है तो सच में तुम एक बहुत ही बढ़िया चीज़ को अब तक मिस कर रखा है।
डेथ नोट का यूनिवर्स बहुत ही यूनिक है अदर एनिमे से, एंड ये एनिमे ऐसी है कि तुम फर्स्ट एपिसोड से ही ये सोचते रहोगे कि आखिर आगे होने क्या वाला है। स्टिल आई रिमेम्बर जब मैंने डेथ नोट देखना शुरू किया था तो मेरे लिए डेथ नोट की हाइप फर्स्ट एपिसोड से क्रिएट होना शुरू हो गई थी। सेकेंड एपिसोड में वो सीन जब एल टीवी पर कोई और बनकर सामने आता है एंड लाइट डेथ नोट में उसका नाम लिख देता है। लाइट को ऐसा लगता है कि उसने एल को मार दिया, पर तभी देखने को मिलता है कि वह एल था ही नहीं, बल्कि एल ने लाइट को पकड़ने के लिए ऐसा किया था। फॉर अ मोमेंट मैंने भी उस लड़के को एल मान लिया था, पर सडनली ऐसा शॉकिंग ट्विस्ट देखकर मैं बहुत इम्प्रेस हुई थी। लाइट एंड एल दोनों का ही कैरेक्टर बहुत ज़्यादा ही अमेजिंग है। तुम्हें एक पल में लगेगा कि लाइट एल से ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बट दूसरे ही पल एल कुछ ऐसा करता है कि तुम बस देखते ही रह जाओगे। दैट्स व्हाई लाइट एंड एल दोनों का ही कैरेक्टर बहुत ही ऑब्सेसिव है। डेथ नोट का सीजन 1 2006 में आया था, जिसमें टोटल 37 एपिसोड्स हैं, एंड सारे ही एपिसोड्स में वो पेस एंड मोमेंटम एंड तक चलता है जो एपिसोड 1 से क्रिएट है। डेथ नोट एक ग्रेटेस्ट शो अपनी टॉप लेवल स्टोरी लाइन की वजह से ही है, एंड साथ में ट्विस्ट एंड ह्यूमर का जो कॉम्बिनेशन क्रिएट किया गया है वो ऑडियंस की काफी अटेंशन ग्रैब करता है। डोंट थिंक कि सिर्फ लाइट एंड एल का कैरेक्टर ही तुम्हें पूरी एनिमे में एंटरटेन करेगा, बल्कि रियुक जो कि एक शिनिगामी है, वैसे तो मौत का देवता है, सुनने में लगता है ना कोई खतरनाक सा कैरेक्टर होगा, बट सच में रियुक को देखकर ऐसी कोई फीलिंग नहीं आती। इनफैक्ट रियुक तो मुझे काफ़ी क्यूट लगता है, एंड ऊपर से उसके डायलॉग भी बहुत फनी और अच्छे हैं। एंड अगर थ्रिलर, सस्पेंस, मिस्ट्री जॉनरा जैसी चीज़ें देखना पसंद है तो डेथ नोट इज़ मेड फॉर यू। और अगर ये जॉनरा देखना नहीं भी पसंद है तब भी डेथ नोट देख लो, वर्थ वॉचिंग ही होगा। नंबर 1 पर 9 रेटिंग की वो एनिमे है जिसके अकेले ही 1000 से ज़्यादा एपिसोड्स है, एंड दैट इज़ वन पीस। अगर तुमने वन पीस एनिमे देखी है तो तुम अपने दोस्तों के आगे चौड़ में आकर ये कह सकते हो कि मैंने 1000 से ज़्यादा वाली वन पीस देखी है, एंड तुम ही हो वो ट्रू एनिमे फ़ैन। अपार्ट फ्रॉम दीज थिंग्स, वन पीस की इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन की वजह से इसे दूसरी एनिमे से थोड़ी ज़्यादा हाइप इसीलिए मिल जाती है क्योंकि लूफी एंड इसके दोस्तों की पायरेट जर्नी में वो डेडली चैलेंजेस को फेस करते हैं। हर एपिसोड में न्यू चैलेंजेस के साथ न्यू कैरेक्टर्स भी स्टोरी के साथ जुड़ते चले जाते हैं। अलॉन्ग विद दैट, वन पीस सभी एनिमे के बीच अलग से स्टैंड आउट अपने अमेजिंग कैरेक्टर्स की वजह से करता है। जैसे पर्सनली जोरो एंड सैंगजी मेरे फेवरेट कैरेक्टर हैं। जोरो जिस तरह से 3 तलवार का यूज़ एक साथ करता है वो देखना ही काफ़ी कूल होता है, एंड सैंगजी की कॉमेडी भी हमें बोर होने नहीं देती। एनिमे में इतने एपिसोड्स होने की वजह से सभी कैरेक्टर्स के कैरेक्टर डेवलपमेंट पर काफ़ी ध्यान दिया गया है। क्योंकि वन पीस की पूरी स्टोरी ही खजाना ढूंढने पर है, इसीलिए हमें पूरे वर्ल्ड की ब्यूटी देखने को मिलती है। एंड वन मोर थिंग अबाउट वन पीस जो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है वो है हर कैरेक्टर की बैकग्राउंड लाइफ को इतनी ब्यूटीफुली दिखाया गया है कि वो बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगता है। इवन फैंस स्टोरी के साथ ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। इससे ज़्यादा मैं क्या ही बोलूँ वन पीस के बारे में, ये टोटली टॉप लेवल कंटेंट है फैंस के लिए। तो बस यही थी आज की वीडियो। इसी के साथ मेरी टॉप 8 बेस्ट एनिमे की लिस्ट भी खत्म हो गई है। और हाँ, अगर गलती से मैंने कोई एनिमे को अपनी लिस्ट में ऐड नहीं किया है तो वो तुम कमेंट सेक्शन में जाकर बता दो, एंड उसके लिए सॉरी। तब तक के लिए